गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स के अंतर्गत व्यवसाय एवं पेशे की आय पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम देखेंगे कि व्यवसाय एवं पेशे की आय जब हमें होती है तो इसमें से कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी छूट हमें आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मिलती है। तो देखिए, जो विभिन्न प्रकार के स्वीकृत और अस्वीकृत व्यय होते हैं इन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि आपके सामने है। पहला है स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। स्पष्टतः स्वीकृत व्यय का मतलब जिन्हें देखते ही हमें समझ आ जाए कि ये व्यवसाय के व्यय हो सकते हैं। इन्हें पुनः 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला, जो आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में स्वीकृत है, और दूसरा जो न्यायालय के विभिन्न निर्णयों अथवा प्रत्यक्ष कर के विभिन्न परिपत्रों के आधार पर स्वीकृत हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो जाएंगे हमारे स्पष्टतः स्वीकृत व्यय, जिन्हें देखा और आय में से घटा दिया। सेकंड पॉइंट है, देखिए आपके सामने, परिस्थितियों अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत व्यय। अनेक व्ययों के संबंध में कर की चोरी रोकने के उद्देश्य से बहुत सी ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं जिनके ऊपर व्यय की कटौती मिलती है। इसके अतिरिक्त धारा 37 में अनेक व्ययों की वाणिज्यिक रूप से कटौती मिलती है, जो व्यय की प्रकृति पर निर्भर करती है, और जैसी भी उनकी प्रकृति होती है उस हिसाब से उन्हें स्वीकृत कर दिया जाता है अथवा अस्वीकृत कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक हानियां एवं पूंजीगत व्ययों की आयगत व्यय की तरह कटौती। यानी बहुत सी हमें ऐसी आयगत व्यावसायिक हानियां हो जाती हैं, जैसे कि किसी संपत्ति को, व्यवसाय की संपत्ति को, फर्नीचर को बेचा तो हमें हानि हो गई, किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा तो हमें हानि हो गई। तो ये तो होती है हमारी व्यावसायिक हानियां। इसी प्रकार कुछ ऐसे पूंजीगत व्यय होते हैं जो यूं तो कहलाते हैं कि हमने पूंजी खरीदी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें आयगत व्यय की तरह कटौती भी मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो पॉइंट्स कवर हम करते हैं वो भी हम आयगत कटौती, इनको भी हम व्ययों की तरह आयों में से घटा देते हैं। और कुछ, चौथा पॉइंट है, कुछ व्ययों की सशर्त कटौती मिलती है। यानी कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनकी कटौती किश्तों में मिलती है और जिनका कटौती कई सालों तक मिलती रहती है। जैसे अपन ने कोई 1 लाख रुपए का खर्चा करा नो हाउ पे, उसे 3 साल तक कटौती मिली, तो 1 लाख का 1/3 1/3 1/3 3 साल में मिलता रहेगा। तो ये कटौतियाँ हम आगे अपनी देखेंगे एक एक करके। और 5th पॉइंट है हमारा स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय, अर्थात ऐसे व्यय जो कि आयकर अधिनियम 1961 के अंदर स्पष्टतः अस्वीकृत हैं, यानी उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कटौती मिलती ही नहीं है, आयों में से उन्हें घटाया ही नहीं जाता। तो अब हम एक एक करके इन्हें देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्पष्टतः स्वीकृत व्यय। तो देखिए, स्पष्टतः स्वीकृत व्यय जो हैं वो सबसे पहले हमारे ऐसे व्यय जो कि किसी भी व्यवसाय का संचालन करते समय होते हैं। ऑब्वियसली कभी कभी जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो कुछ ऐसे डिप्रिसिएशन हो गया, मरम्मत हो गई, लोगों की सैलरीज हो गई, कमीशन हो गए, या आप लोगों को सामने दिख रहे हैं कि ये खर्चे तो हमारे स्वीकृत होंगे ही होंगे, क्योंकि इन खर्चों के बिना व्यवसाय चलेगा ही कैसे। तो इन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपके सामने पहला है, देखिए, भवन का किराया, कर, दर, बीमा एवं मरम्मत व्यय। अर्थात जिस भवन में हम अपना व्यवसाय चला रहे हैं उसका कोई भी किराया लगेगा, उसका बीमा लगेगा, उस पर कर दिए जाएंगे, उसकी कोई दर लगेगी, वो सब ऑब्वियसली हमारे आय में से कटौती योग्य स्पष्टतः स्वीकृत व्यय होंगे। दूसरा पॉइंट है प्लांट, मशीन एवं फर्नीचर की मरम्मत एवं बीमा के व्यय। यदि हम कोई व्यवसाय चला रहे हैं, उसमें कोई प्लांट काम में आता है, कोई मशीनरी काम में आती है, कोई फर्नीचर काम में आता है, तो वो टाइम टू टाइम टूटता भी रहेगा, तो उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी, उनका बीमा भी कराया हुआ होगा, तो उस पर प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो इस तरह के आय हमारे स्पष्टतः स्वीकृत आय
स्वीकृत व्यय होंगे, इस प्रकार के व्यय, और आयों में से घटाए ही जाएंगे। तीसरा पॉइंट है मशीनरी, भवन, फर्नीचर एवं अमूर्त संपत्तियों पे हास। तो ये मैंने आपको पहले करा दिया है कि हास की क्या क्या दरें होंगी, आप लोगों को याद होगा, नहीं तो मैंने इसका वीडियो भी डाला है, PDF भी डाला है, इसको आप रिकॉल करेंगे और समझेंगे कि ऑब्वियसली ये तो स्पष्ट है कि यदि कोई व्यवसाय हम चलाते हैं, उसमें कोई मशीन काम में आती है, कोई भवन काम में आता है, कोई फर्नीचर काम में आता है, तो उसकी घिसावट भी होगी, घिसावट होगी तो डिप्रिसिएशन के नाम से हम उसका खर्चा आयों में से घटाएंगे भी। चौथा पॉइंट है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु छूट। तो देखिए धारा 33 में कुछ विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छूट मिलती है, यानी कि कैसे विनियोग, सरकार चाहती है कि हम कुछ इस तरह के कार्य करें जिससे कि हमारे देश की जो उपज है, जो हमारे देश में ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें ऊपर ले जाया जाना चाहिए, उनमें यदि हम कोई पैसा लगाते हैं तो उनके लाभों में से हमें छूट मिलती है, जिसमें देखिए कौन कौन से हैं ये। पहला है चाय बोर्ड, रबर बोर्ड एवं कॉफ़ी बोर्ड के खाते में जमा राशि। दूसरा है भूमि पुनर्स्थापना निधि। तो इन दोनों में हम कोई प्रोत्साहन छूट हमें मिलती है तो वो खर्चे की तरह हमारी लेस हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है कच्चे एवं निर्मित माल का बीमा प्रीमियम। तो ऑब्वियसली हमारा कोई भी माल है, ये स्पष्ट रूप से हमें समझ आ रहा है कि हमारा ये माल है, व्यवसाय में काम में आता है और हमने इसके ऊपर कोई बीमा कराया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हमको इसकी छूट मिलेगी ही मिलेगी। छठा पॉइंट है सहकारी समिति द्वारा पशुओं का बीमा। तो यदि सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों के पशुधन का कोई बीमा कराया जाता है तो ये पशुधन जो है वो पे जो बीमा प्रीमियम पे किया जा रहा है वो हमारा स्पष्टतः स्वीकृत व्यय कहलाएगा। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, देखिए यदि हमारे कर्मचारी यदि स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस भी अच्छा नहीं चलेगा। अतः यदि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा हम करवाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए भी वो बात अच्छी रहेगी। तो कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए जो प्रीमियम कंपनी देती है, फर्म देती है, वो स्पष्टतः स्वीकृत व्यय कहलाएगा। आठवां पॉइंट है मृत एवं अयोग्य पशुओं से हानि। तो यदि किसी भी फर्म को या कंपनी को, व्यवसाय को मृत एवं अयोग्य पशुओं से कोई हानि होती है तो ये आयगत हानि मानी जाती है और इसको आयों में से इस हानि को घटा दिया जाता है। नवा पॉइंट है ब्याज। स्वतः की पूंजी पर ब्याज की छूट केवल फर्म को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने, राम और श्याम जो हैं, उन्होंने मिलकर एक व्यवसाय आरंभ किया और एक ने 1 लाख रुपए लगाए, एक ने 5 लाख रुपए लगाए, तो ऑब्वियसली जिसने 5 लाख रुपए लगाए हैं वो चाहेगा कि पूंजी के ऊपर ब्याज मिले उसे। तो यदि पूंजी पर ब्याज फर्म द्वारा अपने साझेदारों को दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में पूंजी पर ब्याज की कटौती आयगत खर्चा मानकर इसको आय में से घटाया जाएगा, इसको स्पष्टतः स्वीकृत खर्चा मानकर आय में से घटाया जाएगा। 10वां पॉइंट है अशोध्य ऋण या डूबत ऋण से हानि। तो यदि किसी व्यक्ति का, व्यवसाय का कोई डूबत ऋण हो गया तो उसे हानि हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हानि के रूप में दिखाएगा, ये तो स्पष्टतः स्वीकृत बात है। 11वां पॉइंट है बैंक नगद लेन देन पर कर। तो बैंक द्वारा कोई नगद लेन देन जब किया जाता है तो कर लिया जाता है और ये व्यवसाय की स्पष्टतः स्वीकृत व्ययों में आता है। प्रतिभूति लेन देन पे कर भी वैसे ही होता है, वस्तु लेन देन पर कर भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो ये जो 13 पॉइंट हैं ये हमारे स्पष्टतः स्वीकृत व्यय हो गए। अब हम देख रहे हैं पूंजीगत व्ययों की किश्तों में कटौती, यानी वो व्यय तो पूंजीगत होते हैं लेकिन उन्हें भी आयगत मान लिया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट देखिए यानी कि 14वां पॉइंट हो गया एक तरह से प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौती। तो यदि किसी व्यक्ति ने अपना व्यवसाय आरंभ करने से पहले कोई प्रारंभिक व्यय करे हैं तो जिस साल उसका व्यवसाय आरंभ होगा उस साल से लेकर आने वाले 5 सालों तक उसे प्रारंभिक व्ययों की ये कटौती मिलती रहेगी, यानी 5 साल तक ये आयगत कटौती हो जाएगी और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में इसे लिखते चले जाएंगे। 15वां पॉइंट है दूरसंचार सेवाओं हेतु प्राप्त अधिकारियों
कि उतने वर्ष में कटौती मिलेगी जितने वर्ष के लिए उसे अधिकार मिले हैं। यानी दूरसंचार सेवाओं हेतु कोई अधिकार मिले हैं कंपनी को, तो उनकी कटौती उतने ही टाइम के लिए मिलेगी जितने टाइम के लिए अधिकार मिले हैं। 5 साल के लिए अधिकार मिले हैं तो 5 साल तक कटौती मिलती रहेगी, 7 साल के लिए मिले हैं तो 7 साल तक मिलती रहेगी। खनिजों की खोज पर व्ययों की 10 किश्तों में कटौती मिलेगी। यानी किसी व्यक्ति ने कोई खनिजों की खोज की है और उस पर उसका कोई खर्चा हुआ है तो आने वाले 10 साल तक वो ये कटौती प्राप्त करता रहेगा। 17वां पॉइंट है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु भुगतान की 5 किश्तों में कटौती मिलेगी। किसी व्यक्ति ने यदि कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और उसे कोई पैसा भुगतान किसी कंपनी के किसी कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और कंपनी को उसे भुगतान करना पड़ा तो 5 किश्तों में उसकी कटौती मिलेगी। अगला है अनुसंधान व्यय एवं दान। तो 18वें पॉइंट में हम देखेंगे पूंजीगत व्ययों के लिए कटौती, जिसमें पहला सब पॉइंट है कि व्यवसाय स्वयं के व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान की सभी आयगत एवं पूंजीगत व्ययों की कटौती मिलती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं का कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहता है, उसके लिए कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, उस वैज्ञानिक अनुसंधान में आयगत खर्चा भी करता है और पूंजीगत खर्चा भी करता है, तो भूमि खरीदने के अतिरिक्त उसने जितने खर्चे करे हैं उन सब की कटौती उसे प्राप्त हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है पूंजीगत व्ययों की भारित कटौती। तो देखिए यदि कृषि विस्तार योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने कोई पूंजीगत व्यय किया है तो उसे 150% यानी 50% अतिरिक्त कटौती मिलेगी, 150% भारित कटौती। और बी पॉइंट है विशिष्ट व्यवसाय सरकार ने बनाए हुए होते हैं कुछ विशिष्ट व्यवसाय, उनमें 100 से लेकर 150% तक सरकार जितनी भी भारित कटौती दे वो उसे प्राप्त होगी। 19वां पॉइंट है बाहरी संस्थाओं को अनुसंधान हेतु दान की कटौती, जिसमें पहला पॉइंट है विशेष प्रकार के दानों हेतु वास्तविक राशि की कटौती मिलेगी। जैसे कि यदि कोई भारी संस्था है जो कि ये अनुसंधान कर रही है कि हमारे देश में किसी गांव में पेट्रोल मिलेगा, यदि पेट्रोल के कुएं हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो ये विशेष प्रकार का कार्य कर रही है, हम इसके लिए कोई दान देते हैं तो ये हमें भी इसकी कटौती मिलेगी। और ये तो नॉर्मल कटौती मिलेगी। और भारित कटौती क्या है, इस संबंध में 4 स्थितियां हो सकती हैं, जिसमें प्रथम 2 स्थितियों में भारित कटौती मिलती है और तीसरी और चौथी भारित कटौती नहीं मिलती, और तीसरी और चौथी स्थिति में 150% की कटौती मिलेगी। ये स्थितियां जैसे जैसे सवाल हमारे सामने आएंगे हम देखते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमने आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्पष्टतः स्वीकृत व्यय जो कि 19 है उन्हें समझा, इन्हें याद करेंगे, आप लोग अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे के सारे 19 पॉइंट जो हैं वो हमें आय में से खर्चा मानकर घटाने होंगे। थैंक यू सो मच।